सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरिता रावत। हमीरपुर में प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पर की जा रही अनाप शनाप बयानबाजी का कड़ा संज्ञान लिया है और इस तरह की बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। कौशल ने प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के प्रदेश व भारत के कांग्रेस मुक्त बनाने के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश को धूमल मुक्त बनाने की बात कह डाली है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने भाजपा के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा में पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं जो सबको एक साथ लेकर चल सके। उन्होंने कहा कि वाजपेयी भी अपने कार्यकाल के बाद भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके तो अभी हाल ही में बनी सरकार कांग्रेस को क्या मिटाएगी। कौशल ने कहा कि भाजपा नेताओं के बयानों से लग रहा है कि कहीं प्रदेश से भाजपा धूमल से ही मुक्त न हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता हिंदुस्तान में अपोजिशन का कोई नहीं है, मेरा अपना मानना है। दूरदर्शी थे, संयम था, सबको साथ लेने की कोशिश उन्होंने की। वो अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल के बाद अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाए, वो कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाए, और क्या बनाए। मैं हिमाचल के भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में तो भाजपा मुक्त 2 साल पहले ही हुआ है। हिमाचल की जनता ने तो भाजपा मुक्त किया है 2 साल पूर्व। और एक चीज में और आज आप लोगों के साथ मैं आज अपनी सोच के मुताबिक मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि जो परिदृश्य राजनीति का भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सामने आ रहा है, उस परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश में तो लोगों ने तो जनता ने तो 2 वर्ष पूर्व भाजपा और धूमल मुक्त हिमाचल को कर दिया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी धूमल मुक्त होने जा रही है। उसमें भी धूमल जो है वो इतिहास होने जा रही है। कौशल ने कांग्रेस मुक्त भारत व कांग्रेस मुक्त प्रदेश के भाजपा के नारे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जीवन शैली है और कांग्रेस पार्टी एक विचार और आदर्श है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जीवन शैली को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह की बयानबाजी से बाज आए। कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हिमाचल बड़ी दुर्भाग्य की बात है और कोई भी नेता हिंदुस्तान का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी दूसरे दल का हो, वो इस चीज को भूल जाए। कांग्रेस पार्टी जो है एक जीवन शैली है, कांग्रेस इज ए लाइफस्टाइल, कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है। आप जीवन शैली को खत्म नहीं कर सकते, आप विचारों को नहीं मिटा सकते। जितने मर्जी तानाशाह बन जाइए, जितनी मर्जी डिक्टेटरशिप आप कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में कांग्रेस पार्टी है। कहां से आप कांग्रेस पार्टी को खत्म करोगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 16वीं स्पोर्ट्स एवं ड्यूटी मीट आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक वन विभाग हिमाचल प्रदेश SK शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस स्पोर्ट्स एवं ड्यूटी मीट के दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन व टेबल टेनिस जैसी खेलें खिलाई जाएंगी। इन दिनों चंबा में हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 16वीं स्पोर्ट्स एवं ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स एवं ड्यूटी मीट के शुभारंभ मौके पर हिमाचल प्रदेश वन निगम के कार्यकारी निदेशक SK शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न मंडलों की 20 टीमें व 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन व टेबल टेनिस जैसी खेलें खिलाई जाएगी। टूर्नामेंट के शुभारंभ मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद झंडा फहराकर मुख्य अतिथि द्वारा 16वीं स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यकारी निदेशक SK शर्मा ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया ताकि कर्मचारियों को एकजुटता की भावना से कार्य करने की आदत पड़े। और सभी स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करता हूं कि जीत हार की तरफ ध्यान ना देके अपनी जो भी डिसिप्लिन जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें पूरा जोर लगा के पार्टिसिपेट करें। इसमें पार्टिसिपेट करना अपने आप में जीतने के बराबर है।
सभी तो जीत नहीं सकते, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, लेकिन हार को हार मत मानिए, वो भी जीत के बराबर है। स्पोर्ट्स जैसे अभी बताया गया 98 में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में शुरू हुई, तो इस हिसाब से ये 16वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है। स्पोर्ट्स मीट से हमें प्रतिस्पर्धा का तो मौका मिलता ही मिलता है, इससे एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलता है। और जब आप खेल रहे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप से ही आती है। जैसे ही खेल खत्म होता है, एक जीत जाता है एक हार जाता है, आप फिर दोस्त होते हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। जिला चंबा के डलहौजी के यूथ हॉस्टल में बॉली स्पोर्ट्स एवं फिटनेस क्लब की ओर से प्रथम बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डलहौजी पब्लिक स्कूल के निदेशक कैप्टन GS ढिल्लों ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस चैंपियनशिप में हिमाचल के अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया से लगभग 50 बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया। चंबा जिला के डलहौजी के यूथ हॉस्टल में वॉली स्पोर्ट्स एवं फिटनेस क्लब द्वारा प्रथम बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डलहौजी पब्लिक स्कूल के निदेशक कैप्टन GS ढिल्लों ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में हिमाचल ही नहीं अपितु पूरे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर के तकरीबन 50 बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मिस्टर हिमाचल का खिताब दिल्ली के विक्रम जुनेजा के नाम रहा, जिसे मुख्य अतिथि द्वारा 21,000 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। वहीं मिस्टर डलहौजी अमित गिल को चुना गया, जिसे 5100 नगद इनाम दिया गया। गौरतलब है कि डलहौजी में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पहली बार हुआ है, जिसको देखने के लिए युवाओं की खासी भीड़ नजर आई। अगर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए तो जो हमारे बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं वो बहुत ही ठीक रास्ते पे पड़ जाएंगे। And of course, we wish that in the future we will have such programs in station where जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं उनको भी हम एक्सपोज कर सकेंगे ऐसे प्रोग्राम में। Because as I said, the most appreciable thing about this function today and the performance of our youngsters is the level of commitment, the level of dedication and discipline. So these are three great factors which go into making of a great bodybuilder, or for that matter goes into the making of any worthwhile individual. कैप्टन GS ढिल्लों के अतिरिक्त इस मौके पर डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्डा सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जल्द ही नूरपुर का कस्बा जसूर दूधिया लाइट से नहाएगा। नूरपुर प्रशासन की ओर से जसूर बाजार में सोलर लाइटें लगवाने का निर्णय लिया गया है और प्रशासन द्वारा लाइटें लगवाने के स्थान भी चिन्हित किए जा चुके हैं। जल्द ही युद्ध स्तर पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। नूरपुर के जसूर बाजार में पहले चरण में 5 लाख रुपए की लागत से 25 सोलर लाइट्स लगवाने का फैसला लिया गया है और जैसे ही पहले चरण का काम पूरा होगा, दूसरे चरण में 5 लाख की लागत से और लाइट्स लगवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में सब्जी मंडी जसूर, ट्रैफिक पोस्ट जसूर, भलून लिंक रोड, लवीश रेस्टोरेंट, होटल शगुन, IPH रेस्ट हाउस, विश्वकर्मा मार्केट, रेलवे स्टेशन, SBI ATM, गंगा चौक, जसूर डिस्पेंसरी, लवली सीमेंट स्टोर और हॉस्पिटल सहित कई जगहें चिन्हित की गई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त एवं BDO राकेश प्रजापति ने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। कि 9/10/2014 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने निर्णय लिया था कि जसूर में 25 सोलर लाइटें हम लगाएंगे। तो किन स्थानों पे लगाने थे उसका स्थान हमें प्राप्त हो चुका है। हमने कोटेशंस कॉल कर लिए हैं और अगले हफ्ते सप्लाई ऑर्डर हो जाने हैं और ये महीने के एंड तक ये 25 की 25 सोलर लाइटें जसूर एरिया में लग जाएंगी। प्रथम चरण में 5 लाख का प्रावधान था और दूसरे चरण के लिए 5 लाख रुपए और हम उपलब्ध कराएंगे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से कैमरामैन सचिन के साथ अजय गुलेरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए धर्मशाला पहुंच गए हैं। धर्मशाला पहुंचने पर उन्होंने प्रदेश के दूसरे और कांगड़ा के पहले महिला थाने का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांगड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर है। सोमवार को पहले दिन उन्होंने महिला थाने का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि ये प्रदेश का दूसरा और जिला कांगड़ा का पहला महिला थाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है और इसी के चलते प्रदेश में महिला थाने खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश का दूसरा महिला थाना है और जिस जिले में 1 से अधिक महिला थाने खोलने की आवश्यकता होगी वहां 2 भी खोले जाएंगे। आज जो महिला थाना खोला गया उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज धर्मशाला के अंदर महिला पुलिस थाना खोला गया है। ये प्रदेश का दूसरा थाना महिला पुलिस थाना है। पहला जो पुलिस थाना है महिलाओं के लिए वो शिमला में खोला गया है। हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे सभी जिलों के अंदर जो है ये महिला पुलिस थाना खोलेंगे। हो सकता है कोई जो बड़ा जिला हो उसके अंदर 1 के बदले 2 भी खुल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धर्मशाला में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले शिमला में एक और विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसकी चर्चा आगामी कैबिनेट मीटिंग में की जाएगी और उसके बाद ये सत्र शुरू होगा। मगर फिर भी हम चाहते हैं कि जो शीतकालीन सत्र होता है जहाँ धर्मशाला में, उससे पहले एक और सत्र विधानसभा का जो है शिमला में हम चलाएं। उसके लिए मंत्रिमंडल कल बैठक हो रही है, उसमें निर्णय लेगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। एचपीसीए को सोसाइटी से कंपनी में बदलने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में हुई सुनवाई में अतिरिक्त सेशन जज व विशेष सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार की अदालत ने एचपीसीए एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 25,000 रुपए की सिक्योरिटी बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। इस मामले की पिछली सुनवाई में प्रेम कुमार धूमल व एचपीसीए के अन्य 2 पदाधिकारियों को कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी। एचपीसीए को सोसाइटी से कंपनी में बदलने के मामले में 1 अगस्त 2013 को विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें कुल 16 आरोपी बनाए गए थे। धर्मशाला कोर्ट द्वारा इस मामले में 12 लोगों को समन जारी किए गए थे, जिसमें से सोमवार को 12 आरोपियों में से 11 आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जिन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। एचपीसीए के अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर आज कोर्ट में अपनी व्यस्तताओं के चलते पेश नहीं हो पाए और अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए 19 दिसंबर को होने वाली मामले की सुनवाई में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। विशेष अधिवक्ता सतीश ठाकुर ने बताया कि 19 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अन्य 4 लोगों को भी समन जारी किए गए हैं। Case was fixed for the presence of the accused today. The summons were served upon the 12 accused. Out of them, 11 were present. One accused sought the exemption as he was busy in some parliamentary committee meeting. Now, and the court has given bail, regular bail to them under section 439, and now the case is fixed for, and the copies of the accused copy were also supplied to them. Now the case is fixed for further proceedings on 18 December 2015. Okay, the bail was granted today only. Today, it is interim bail. It was interim bail. Okay, the exemption taken by Mr. Anurag Thakur he was busy in parliamentary. Yes, submitting of the parliament. All other accused were present in the court. No, including Dhoomal. They were present in the court. The 3 accused could not be served. Only 12 accused were served. Out of them, Mr. Anurag Thakur could not attend the court, and the other were present in the court. Did the honorable judge said anything for the making the presence of Anurag Thakur and next hearing? No, exemption was given. Yes, exemption was for today only. For today only. सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। से क्षेत्र के लोग आवारा कुत्तों से काफी परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कंडा घाट बाजार में पेश आ रही है, जहां दिन भर आवारा कुत्ते सड़कों पर इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं। सोमवार को एक कुत्ते ने सुबह के समय बाजार में 2 लोगों को काट खाया। इससे पहले भी कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
कंडाघाट के लोग इन दिनों आवारा कुत्तों से परेशान हैं। आए दिन यहां आवारा कुत्तों द्वारा स्थानीय लोगों को काटे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कंडाघाट में कुत्तों द्वारा कई व्यक्तियों को काटने की घटनाएं हो चुकी है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन द्वारा इन आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सोमवार को स्थानीय बाजार में एक कुत्ते ने सबसे पहले 26 वर्षीय नवीन को काट खाया। इसके बाद इसी कुत्ते ने कंडाघाट में रहने वाली 43 वर्षीय महिला उर्मिला और दोलक गांव में रहने वाले 45 वर्षीय मोहम्मद इरफान को भी काट खाया। मैं कंडाघाट में दोलक में क्या हुआ आपके साथ? मैं सुबह ड्यूटी पे जा रहा था तो मेरी टांग पकड़ ली कुकुला लगी दुकान के साथ। कुत्ते ने काटा है? कुत्ते ने काटा। कैसे रंग का है? तो ब्लैक और व्हाइट है। हाँ जी, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट। हाँ जी। आप कहाँ जा रहे थे सुबह? काम पे। काम पर? तो आपको कहाँ पर काटा? विकास की दुकान के पास। हाथ में काटा कि टांग पे? टांग में काटा। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि कंडाघाट के लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि वो आवारा कुत्तों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएं। सोमवार के दिन 5 लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा पागल कुत्तों, स्थानीय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन पागल कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई। आज सुबह सोमवार को आवारा कुत्तों ने 8-10 लोगों को काटा है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन कुत्तों को जल्दी से जल्दी पकड़ के समाधान किया। श्रीनगर पंचायत के पूर्व प्रधान गुरविंदर सिंह ने बताया कि पिछले काफी समय से लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इन आवारा कुत्तों से निजात दिलवाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस क्षेत्र में आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है और आज भी यहाँ पर एक पागल कुत्ते ने कई लोगों को काट डाला। हम क्षेत्रवासी प्रशासन से प्रार्थना करते हैं इन पागल कुत्तों व बीमारी ग्रस्त कुत्तों को के खिलाफ कार्रवाई की जाए और क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। यहाँ पर स्थानीय डीएवी स्कूल, सेंट मेरी स्कूल पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आना जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को भी पागल कुत्तों का बड़ा डर है। मेरी प्रार्थना है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सोमवार को ट्रेड यूनियन द्वारा श्रम कानूनों में फेरबदल के खिलाफ राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त समिति व वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 5 दिसंबर को शिमला में विशाल मजदूर रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में 500 से अधिक मजदूरों व कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिवेशन में वक्ताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी व मिड डे मील में कार्यरत लोगों को श्रमिकों का दर्जा देने पर सहमति बनी थी, परंतु वर्तमान सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं है। सिटी चैनल से बात करते हुए माकपा नेता कश्मीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी फेरबदल के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के खिलाफ व बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए अन्य 10 मांगों पर अधिवेशन में चर्चा की गई। अधिवेशन में श्रम कानूनों में बदलाव को रोकने के लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें शिमला में 5 दिसंबर को सभी मजदूर कर्मचारी विशाल रैली करेंगे और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हमला बोलेंगे। ये अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का समन्वय समिति है, उसके आह्वान पर आज एक कन्वेंशन किया जा रहा है। हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं पहले जो चल रही थी, इसमें 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग है, श्रम कानूनों को लागू करने की बात है, ठेका प्रथा को ख़त्म करने की बात है, सबको पेंशन देने की बात है। ये सारी मांगे अभी हैं जो पिछली सरकार के दौरान में थी, कांग्रेस सरकार के दौरान में। अभी जो नया हमला श्रमिकों पर शुरू हुआ इस सरकार के आने के बाद, वो मुख्य मुद्दा है आज की डेट में इन मांगों के साथ। वो है कि देश के श्रम कानूनों को, आज़ादी के बाद जो श्रम कानून बने देश के अंदर, जो मजदूरों को थोड़ा बहुत सुरक्षा उसके अंदर शामिल था, उसको बदलने का पूरा सरकार ने मन बना लिया और संसद में कानून पेश कर दिए हैं। इसमें फैक्ट्री एक्ट को बदला जा रहा है। जहाँ पहले 10 मजदूर होते थे वो फैक्ट्री के दायरे में आता था, अब 50 का सीमा किया जा रहा है। 70% श्रमिक शक्ति और उद्योग इससे बाहर हो जाएंगे कानूनों को लागू करने से। इसका मतलब है कि उन मजदूरों को ना तो न्यूनतम वेतन मिल पाएगा, ना अन्य कानून लागू होंगे वहाँ पर। ठेका अधिनियम जो 1970 में बना, उसमें जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है
प्रमुख नियोक्ता है उसका भी जिम्मेवारी रहता था कि ठेकेदार लागू नहीं कुछ करता था। उसको बदलने का पूरा सरकार ने मन बना लिया है और उसमें प्रमुख जो नियोक्ता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसकी भूमिका को बिल्कुल हटा दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार जैसे जिंदा आदमी को भेड़ियों के सामने फेंक रही है, उस तरह से होगा। वहीं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री शिवराम सांख्यान ने कहा कि इस अधिवेशन में सभी 11 संगठनों ने श्रम कानून में बदलाव का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के ऊपर किए जा रहे कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को होने जा रहे धरने में सभी संगठन के मजदूर हजारों की संख्या में एकत्र होंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सभी जो 11 संगठन थे उसमें भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में सभी संगठनों ने जो श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है वो केंद्र सरकार का उसका विरोध किया है। और आज हम उसी कड़ी में आज सभी संगठन यहाँ पर कन्वेंशन कर रहे हैं और अगले जो 5 दिसंबर 2014 को सभी संगठन हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। जो भी श्रम कानून, जो भी कुठाराघात श्रमिकों के अधिकारों पर किया जा रहा है उसको सहन नहीं किया जा रहा है और सभी श्रमिक संगठन एक रूपता से एकजुट होकर के मजदूर हित में, देश हित में सभी इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को लड़ेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा के नूरपुर में सोमवार को पंचायत पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त एवं विकासखंड अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने की। इस बैठक में विकासखंड की 52 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पंचायत कार्यों में प्रगति एवं गुणवत्ता लाने को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया गया। वहीं सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई। विकासखंड नूरपुर में पंचायत पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त एवं विकासखंड अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने की। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में पंचायत कार्यों में प्रगति एवं गुणवत्ता लाने को लेकर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सहायक आयुक्त एवं विकासखंड अधिकारी ने पंचायत पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए कि पंचायत पदाधिकारी अपनी पंचायतों में शिकायत रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, भ्रमण रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर अगले निरीक्षण तक तैयार व पूर्ण होना चाहिए व अन्य रजिस्टर भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और विभिन्न कार्यों के लिए प्रांकलन बनाने के लिए अंतिम समय पर न कहे। राकेश कुमार प्रजापति ने पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि पंचायत घरों का निरीक्षण की कोई समय सीमा नहीं है और कभी भी किसी भी समय पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। पंचायत पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें कुल मिला के टोटल 9 एजेंडे थे हमारे पास, जिन पे उनसे वार्तालाप की हमने। और मुख्यतः मुद्दे ये थे कि जो पंचायत घरों में शिकायत रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, भ्रमण रजिस्टर, ये जो रजिस्टर्स हैं ये पूर्णतः कंप्लीट नहीं पाए गए थे पिछले कुछ गत इंस्पेक्शंस में, तो उनको हमने बोला है कि इनको पूर्ण करवाएं और आने वाले टाइम में नरेगा में जो 60-40 का रेशियो उसको मेंटेन करने के लिए कच्चे काम पंचायतों में उठाए जाएंगे, इसके निर्देश दिए गए। और पंचायत घरों में ये भी बोला गया कि जो वीडियो का नंबर है उसको शामिल किया जाए ताकि लोगों को शिकायत करने में आसानी रहे। और एक PIP लिस्ट की चयन होनी थी NRLM आजीविका के अंदर, वो लिस्ट हमने बोला है कि 31 अक्टूबर तक ये उपलब्ध हमें कराएं। और कुछ मुद्दे थे IAY, RAY और खेलकूद की सामग्री के कुछ पैसे आए हुए हैं, वो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई इनसे। जो पंचायत सहायक थे उनके जवाब हमारे पास आ चुके हैं, बट हमने पंचायत सहायकों से बोला है कि चूँकि हर पंचायत में एक चौकीदार भी होता है, तो कृपया करके चौकीदार को शोकस करें और उनका भी जवाब मांगें कि क्यों वो उपस्थित नहीं थे पंचायत घरों में। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा के मानपुर स्थित डाबर की एक इकाई आग से जलकर राख हो गई। ये कंपनी दिवाली से बंद थी और सोमवार को चालू होनी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। 10 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया और कंपनी पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस आग से लगभग 30 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा के मानकपुर स्थित डाबर कंपनी की एक इकाई आग से जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। ये घटना सुबह लगभग 4:10 पर हुई है। अचानक अलार्म बजा और ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने फायर ब्रिगेड व अपने अधिकारियों को सूचना देने के बाद फैक्ट्री की बिजली को काट दिया।
उसके बाद फैक्ट्री में तैनात सुरक्षा गार्डों को लेकर फायर हाइड्रेंट से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। इस कंपनी में डाबर की फेम क्रीम, ब्लीचिंग क्रीम व हेयर रिमूवर क्रीम तैयार की जाती थी। इसके अलावा 2 फार्मा के प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते थे। 2 एकड़ में फैली कंपनी आग से पूरी तरह से नष्ट हो गई। फैक्ट्री में कच्चा माल, तैयार माल के अलावा मशीनरी भी जलकर राख हो गई। फायर ऑफिसर ने बताया कि 3 गाड़ी नालागढ़, 2 बद्दी, परवाणु, वर्धमान व रोपड़ से एक गाड़ी आग बुझाने में लगी रही। करीब 10 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। हमें ठीक 4:30 बजे इसकी सूचना मिली। जैसे ही हम कंपनी में पहुंचे तो पूरी कंपनी में लगभग आग लग चुकी थी और हमने इसके कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वहाँ पे इनके जो शटर थे वो अंदर से बंद थे। अगर शटर खुल जाते तो हम कंपनी को लगभग आधी कंपनी को बचा सकते थे, लेकिन इनके शटर अंदर से बंद होने के कारण जो है हमें अंदर जाने में कोई हेल्प नहीं मिली, हम अंदर नहीं पहुँच पाए। तो हमने बाहर से इसको आग कंट्रोल करने की कोशिश की। लगभग 15 और 20 मिनट के अंदर आग जो है पूरी कंपनी में फैल चुकी थी। उनका खाली एक ऑफिस बचा था। ऑफिस को बचाने के लिए हमने अपनी 2 गाड़ियाँ हमारी एकदम से बद्दी फायर स्टेशन से निकली, एक गाड़ी नालागढ़ से हमारी आई। ऑफिस को बचाने की कोशिश की और ऑफिस को हमने पूरे तरीके से बिल्कुल सेफ रख बचा लिया है। अभी हमारी परवाणु से भी गाड़ी आ चुकी है। तो अभी हम जो है कंपनी में अब जो अंदर मटेरियल बचा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेड होने की वजह से पूरा शेड जो है इसका गिर चुका है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने चारों तरफ से जो है कंपनी को चारों तरफ से गाड़ी लगा रखी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी आग कंट्रोल किया जाए। अतिरिक्त थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर ने बताया कि फैक्ट्री बंद थी, शॉर्ट सर्किट ही आग लगने का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस आग लगने की घटना से लगभग 30 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत देश को स्वच्छ बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश की राजधानी में इस अभियान को लेकर कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसका उदाहरण शिमला के साथ लगते लोअर खलीनी के आनंद नगर में पड़े कूड़े के ढेर दे रहे हैं। यहाँ पर कई दिनों से कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसे बंदर और कुत्तों द्वारा फैलाया जा रहा है और लोगों को वहां से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। लोगों में इस मामले को लेकर नगर निगम के प्रति खासा रोष है। प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, परंतु इस अभियान का असर शायद राजधानी शिमला में नहीं हुआ। ये नज़ारा है शिमला के साथ लगते क्षेत्र लोअर खलीनी के आनंद नगर का, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। वहीं नगर निगम द्वारा चलाई गई डोर टू डोर कूड़ा उठाने की मुहिम भी यहां बेअसर होती नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि 2 महीने बीतने के बाद भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, जिस कारण कूड़ा सड़कों पर फैला रहता है। वहीं सड़कों पर बंदरों और कुत्तों का आतंक होने से वहां से गुजरना भी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि कई बार सुपरवाइजर से शिकायत की गई, लेकिन उनकी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर इतनी गंदी व्यवस्था है जी कूड़े की जी। यहाँ पर 2 महीने से मुझे लगता है कभी कोई ट्रक नहीं आया जी, नहीं तो ये कूड़ा उठा जी। आप देख सकते हैं जी नीचे इतना ढेर पड़ा हुआ है जी। यहाँ पर अभी तो उठा देंगे, वो कूड़ा बोरियों में भर देंगे जी, और थोड़ी देर में यही कूड़ा कुत्ते बंदर सब बिखेर देते हैं और बंदरों का भी खतरा रहता है ये काटने का। परसों भी एक बच्चे को खा लिया, उस बंदर ने खा लिया जी। और इतना व्यवस्था हमारे रास्ते में रखा है जी, तो कोई आता जाता तो क्या देखता होगा जी। जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत की एक अभियान छेड़ा जी, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं जी। अब आप हमें बताइए, मैंने शिकायत भी की है सबसे, पर अगर वो इस पे एक्शन करे तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। यहाँ से मैं ही नहीं, एक आम जनता सारी परेशान बहुत है जी। यहाँ पर कोई व्यवस्था प्रॉपर ढंग से नहीं है जी। और जो गाड़ियाँ आती हैं जी कूड़े वाली, वो कभी वहीं से पीछे से लोड होके आती हैं जी, 1-2 बोरे उठाती है, एज इट इज़ वैसे वापस चली जाती है जी। कभी उनके गाड़ियाँ ठीक नहीं है, कभी वो ख़राब है जी, कभी कमेटी वाले नहीं आ रहे जी। हमें समझ नहीं आता, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा सुपरवाइज़र है, उसको मैं कंप्लेंट करती रहती, पर कोई सुनता ही नहीं जी यहाँ पर जी। वो कहते हैं जी आप ऊपर बात करो। मैंने कल डिप्टी मेयर जी से बात भी की है और आज सुबह भी मैंने फ़ोन पे उनसे बताया कि आके हमारे यहाँ की व्यवस्था देखी जाए। देखो कितना बुरा हाल है जी। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि कूड़ा उठाने वाले भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही घरों से कूड़ा लेने आते हैं। स्थानीय लोगों में नगर निगम के प्रति खासा रोष देखने को मिला।
जी, यहाँ पर क्लीनिंग वार्ड में जो दिक्कतें हैं खासकर यहाँ पर देखने को मिल रही है सर। आजकल ऐसा है कि जो गलियों में जो है जगह जगह जो कूड़े के बोरे जो है भरकर रखे जा रहे हैं। नगर निगम ने जो ये आपकी सेब सोसाइटी के द्वारा जो ये कूड़ा एकत्रित करने के लिए लोग रखे थे, वो लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार आते हैं और जगह जगह पर ढेर लगे होते हैं। जो लोग इससे परेशान हैं, मतलब लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी फैली हुई है पूरे जो इस वार्ड में और बड़ी दुर्गंध से लोगों को जो है रास्ते में गुजरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या दिखते हैं सर? यहाँ देखो सफाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और क्या कहते हैं, ये सारे में गंद पड़ा हुआ है और ये कोई नगर निगम के कोई भी नहीं आते नहीं है, बल्कि डोर टू डोर जैसे उन्होंने लगाया हुआ है। तो जैसे सफाई के लिए बोलते हमारी शॉप पे नीचे 5-5 दिन नहीं उठाते हैं, कूड़ा नहीं उठाते हैं। फिर बोलते छुट्टी थी आज गाड़ी नहीं आई, आज ऐसा नहीं हुआ है। फिर आगे मोड़ पर सर कोई 5-5 दिन गाड़ी नहीं आती है, 4 दिन गाड़ी नहीं आती है, फिर कूड़ा वहीं सारा जमा करके छोड़ जाते हैं। बस ऐसे चारों तरफ गंद है सर पड़ा, आप देख ही रहे हो। सारे यहाँ पे है, ऊपर है, परे मोड़ पे है, इधर साइड पे सारी जगह कूड़ा है सर पड़ा। आपने कभी किसी से शिकायत की है एमसी में या किसी? नहीं सर, किसी से भी नहीं की है। इनको ही बोला, कोई आता ही नहीं है शिकायत किससे करनी। जिसको बोलो एक आधी बारी हमने बल्कि फेसबुक वगैरह में स्टेटस डाले हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं। ईशू ठाकुर के नाम से हम लोगों ने सारे डाले हैं। वो बस वो मेयर साहब ने 2-3 बारी सुना, 2-3 बारी सफाई करवा दी। यहाँ जो ये लोअर क्लीनिक के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, ये कई दिन से कहते हैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह पर ढेर लगा रहे हैं। अच्छा, इनका मेरे पास कहना है कि हमारे पास गाड़ी नहीं आ रही है। अगर गाड़ी नहीं आ रही तो हम इन कर्मचारी को बोलते हैं कि हम लोगों को बोलें, हम यहाँ के जो निवासी हो, यहाँ के जो लोग हैं, हम इनको बोलेंगे और उनको कंप्लेंट करेंगे आगे जाके। हम कॉरपोरेशन के जो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये गंद उठा दिया जाए यहाँ से, अन्यथा आगे आने वाले टाइम में घर घर के जो गार्बेज आते हैं उनको और जो आपके सुपरवाइजर उनको हम पेमेंट नहीं करेंगे। शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने इस मामले में कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को इस समस्या पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। महापौर ने कहा कि दीपावली का पर्व होने के कारण काफी मात्रा में कूड़ा फैला है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सुचारू रूप से सफाई का कार्य किया जा रहा है। ये जो आपके माध्यम से अभी मुझे मालूम पड़ा है कि घृणी के कुछ क्षेत्र में जो है वो गाड़ी ना जाने की वजह से जो है वो कूड़ा समय पर नहीं उठ पाया। हमने अपने स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश कर दिए, अगर कहीं पर इस प्रकार की समस्या है तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें काफ़ी जो कूड़ा, ये दिवाली का पर्व होने के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कूड़ा जो है वो शहर के अंदर आया है और तकरीबन जो हमने महसूस किया है पिछले 3-4 दिन में 30% कूड़ा जो है वो अधिक जो हम रोज़मर्रा उठाते थे उससे ज़्यादा जो हुआ है। तो नियमित रूप से हम जो है शहर के अंदर सफाई का प्रावधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। महापौर संजय चौहान ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर डोर टू डोर गार्बेज में कोई समस्या आती है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी या पार्षद को अवगत करवाए, जिससे ये योजना सुचारू रूप से चल सके। जो है हम आपके माध्यम से शहर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा डोर टू डोर गार्बेज है इसके साथ जुड़े और कहीं पर अगर इस डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन में समस्या आती है तो आप जो है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर या हमें जो है या अपने पार्षद को जो है तुरंत जो है अवगत करवाएं ताकि इस योजना को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि ये जो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम अपील करते हैं शहर की जनता से कि नगर निगम जो है इसके लिए तत्पर है, परंतु जनता के सहयोग के बगैर जो है ये कार्य जो है संभव नहीं। तो इसलिए हम शहर की जनता से अपील करते हैं कि कूड़ा जो है केवल मात्र डोर टू डोर गार्बेज वाले को सुबह दे और जो है ये ताकि ये जो कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है वो जो है समस्या उसको दूर किया जा सके। सर, नगर निगम के पास शायद कर्मचारियों की कमी है जिस वजह से प्रॉब्लम आती है, इसके लिए क्या है? वो स्वाभाविक तौर पे उस समस्या से नगर निगम जो है जूझ रहा है। हमने बार बार प्रदेश की सरकार को लिखा है कि आप जो है हमें सफाई के अंदर के लिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में और पीने के पानी के लिए वाटर एंड सीवरेज के डिपार्टमेंट में भर्ती करने की जो आज्ञा है वो प्रदान करें, परंतु सरकार जो है वो हमें आज्ञा प्रदान नहीं कर रही है, जिसके चलते बड़ी मुश्किल हो रही है। परंतु सेव सोसाइटी के माध्यम जो है हम नियमित भर्ती कर रहे हैं। जहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या आती है हम जो है वहाँ पर गार्बेज कलेक्टर की संख्या जो है वो समय समय पर बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, वहीं राजधानी शिमला के साथ सटा क्लिनिक क्षेत्र में जमा कूड़े का ढेर इस अभियान को ठेका दिखा रहा है। वहीं नगर निगम प्रशासन भी कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। कैमरा पर्सन राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान,
सिटी चैनल शिमला। सोलन के समीप बसाल गांव में श्री ब्रजेश्वर देवता के नाम से आयोजित 2 दिवसीय मेला सोमवार को संपन्न हो गया। मेले के समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सोलन के समीप बसाल गांव में श्री ब्रजेश्वर देवता के नाम से आयोजित 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मेले के दूसरे दिन खेलकूद और विशाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय पंचायत प्रधान रीता ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए और पंचायत में चलाए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया और मेले के आयोजन के लिए मैदान के निर्माण और सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने का सरकार से आग्रह किया। स्थल के लिए खेल मैदान की आवश्यकता है। इसी देव स्थल पर ही यदि एक बहु आयोजित मैदान और साथ में बहु उपयोगी भवन बनाया जाए तो मेले का या अन्य प्रकार का कोई भी आयोजन वहां पर किया जा सकता है। अगर देव स्थल के मैदान को ठीक ढंग से बनाया जाए वहां पर ग्राउंड बन सकता है, जिसके लिए हमें बहुत सी राशि चाहिए। अतः मैं मोदी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के परिचायक है। प्रदेश में मेले एवं त्योहार किसी न किसी आराध्य देवी देवता के परिचायक है, इसलिए मेलों के प्रति लोगों का आकर्षण स्थानीय देवी देवताओं के कारण बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मेलों का वजूद आज भी बरकरार है और प्रदेश में असंख्य छोटे और बड़े मेलों का आयोजन ग्रामीण स्तर पर होता है, जिसमें लोगों की देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था होती है और असंख्य लोग पारंपरिक वेशभूषा में मेले में भाग लेते हैं। जो मेले हमारे पुरानी संस्कृति और मैं समझता हूँ जो अभी तक का हमारा देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पर बना रहा है। हमारे बुजुर्गों ने परंपरा थी कि मेले होते थे, हम सब लोगों को मिलते थे। वो परंपरा आज भी आप लोगों के बीच में कायम है। जुड़गा देव जो पूरा मतलब इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध देवता है, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद इन मेलों के माध्यम से भी हमको मिलता था। हमारी खेत फसल अच्छी हो, भगवान बारिश समय की करे, हमारी बीमारियां, हमारे पशु स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, ये एक कामना इन जगहों से होती थी। कोई काम करना चाहिए जो कम से कम 1 साल में 1.5 साल में दिखे भी, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। मैं इस स्टेडियम और वहाँ का जो ओवरऑल निर्माण बताना चाहते हैं, कैसे स्टेज बनेगा या कैसे वो दूसरे कमरे बनाना चाहते हैं जहाँ पे अपना मेले का सामान रखना इत्यादि, उसके लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि हम डिस्ट्रिक्ट फंड से इनको 5 लाख रुपए देंगे इसी काम के लिए, और जो ये कम्युनिटी सेंटर आपका वहां बनना है इसके लिए 10 लाख रुपए देंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर अपने मन को बहलाने के लिए हमेशा केंद्रीय विश्वविद्यालय पर कोई भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना मन बहलाने वाला झुंझुना समझ रखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर अनुराग ठाकुर भी पीछे बयान दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बंद करेगी और जो धर्मशाला की जमीन है वो उपयुक्त नहीं है। वो अनुराग ठाकुर ने समझ रखा है ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला है ये उनके मन को बहलाने के लिए एक झुंझुना है। कृपया इसके साथ छेड़ न करें, ये मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ और संजीदगी के साथ इस मसले का समाधान होना चाहिए, ना कि अपना झपड़ी करके। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। शिमला के गेयटी थिएटर में YWCA और भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय चैरिटी शो बैलेरीना क्लींजिंग ऑफ द सोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम के तीसरे दिन सोमवार को पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्रीनिवास जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में डांस टीचर पूनम की शिष्याओं ने नृत्य, नाटिका और बैले डांस की बेहतरीन प्रस्तुतियों से दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस चैरिटी शो में शिमला के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए निशुल्क एंट्री रखी गई है और आने वाले दिनों में रोजाना 2 स्कूलों के बच्चों को कार्यक्रम दिखाया जाएगा। शिमला का ऐतिहासिक गेयटी थिएटर इन दिनों नृत्य कला की नायाब प्रस्तुति से सराबोर है। YWCA डांस एकेडमी और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे चैरिटी शो वेलरीना द क्लेंजिंग ऑफ द सोल कार्यक्रम के तीसरे दिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्रीनिवास जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। YWCA डांस एकेडमी में नृत्य की तालीम हासिल कर रही छात्राओं ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में जो प्रस्तुतियां दी, उससे हॉल में बैठे सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर रह गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्रीनिवास जोशी इन छात्राओं की प्रस्तुति से बेहद प्रभावित नजर आए और उन्होंने कहा कि इस नृत्य नाटिका से दिया गया संदेश और चैरिटी शो का उद्देश्य दोनों ही प्रशंसा और सराहना के हकदार है। उन्होंने पूनम शर्मा की बेहतरीन कोरियोग्राफी की भी सराहना की। जो कथक के चक्कर यहाँ आज देखने को मिले, वैसे ही चक्कर आपको बैले में भी देखने को मिलते हैं। ये संभवतः मेरे लिए भी एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। बैले में एक नृत्यांगना पंजे पर खड़े होकर के स्वप्न को गढ़ देती है, उसे स्वप्न साकार होता हुआ जैसे लगने लगता है। इसी के साथ चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसको एक दीवार मिल जाती है जिसमें वो अपने चित्र डाल देता है। कवि जब कविता लिखता है तो उसे छपवा देता है। लोग पांडुलिपि इकट्ठे कर लेते हैं तो उसे संजो लेते हैं। परंतु नृत्य जब कभी भी होता है वो उस क्षण को जीवंत कर देता है। उस क्षण में प्रस्तर की मूर्ति जैसे बनकर उसमें सांस डाल देता है। अद्भुत था इन सब कलाकारों का कार्य। इस मौके पर कार्यक्रम में भाग ले रही हिमांशी ने कहा कि इस शो के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हमने बैलेरिना शो किया है YWCA के लिए, चैरिटी शो के लिए, और वी आर वेरी हैप्पी टू डू दिस बिकॉज ये शो बहुत ही डिफरेंट था और हमने बहुत कुछ सीखा है। और स्पेशली बैले डांस जो कि यहाँ पर मतलब शिमला में क्या पूरे इंडिया में कहीं भी प्रॉपरली कोई नहीं सिखाता है। फर्स्ट टाइम हमने सीखा है, ये भी पूनम मैम की वजह से, तो थैंक्स टू हर। एंड ऑफ कोर्सली YWCA का थैंक यू है कि उन्होंने हमारे को चांस दिया है ये सब कुछ करने के लिए, और हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और होप सो कि अब इस चैरिटी इवेंट से हमारे YWCA के लिए बहुत कुछ हुआ होगा एंड आगे भी हो जाएगा, बिकॉज वी नीड दैट। YWCA एकेडमी में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्क्स होते हैं और हम चाहते हैं
हैं कि वो कंटिन्यू रहे, हमारी डांस क्लासेस कंटिन्यू रहे वहाँ पर। वहीं YWCA के सचिव ने कहा कि YWCA द्वारा चैरिटी शो का आयोजन किया जा रहा है ताकि इस ऐतिहासिक इमारत की मुरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि इस भवन से कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं। हमारा मेन काम जो है वो है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं को ऊंचा उठाना। और हमारे यहाँ पर बहुत सी वोकेशनल क्लासेस चल रही हैं और हॉस्टल भी हमारा हॉस्टल है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है 2006 से, जिसके लिए हमें रेनोवेशन के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये चैरिटी शो कराया है। और हमारे दूसरे भी बहुत से सोशल वर्क होते रहते हैं और मोस्टली क्लासेस जो है ब्यूटिशियन, टेलरिंग, डांस, सारी क्लासेस जो है हमारी कंटिन्यू रहती हैं। कार्यक्रम की निर्देशिका और डांस टीचर पूनम शर्मा ने बताया कि इस चैरिटी शो से एकत्र धनराशि का उपयोग शिमला की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत YWCA भवन की मुरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा। ये हमारा चैरिटी शो चल रहा है YWCA की ओर से और YWCA डांस क्लासेस के बच्चों ने इसे प्रिपेयर किया है। एक्चुअली YWCA एक हेरिटेज बिल्डिंग है जहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है, तो सोशल सर्विस काफ़ी की जा रही है वहाँ से। तो हमको लेकिन अपनी बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है और उन्हीं फ़ंड्स को थोड़ा रेज़ करने के लिए हम ये चैरिटी शो कर रहे हैं, जिसमें कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे टिकट्स पे आ रहे हैं या पब्लिक के लिए भी ओपन है ऑन टिकट्स, और गवर्नमेंट स्कूल्स को हम विदाउट एनी टिकट्स हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं देखने के लिए। तो आज इसका 3rd शो था और कल 4th एंड देन 29th क्लोजिंग है इसकी, और टोटल हमने 5 शोज़ देने हैं इस बैलरीना डांस ड्रामा के। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।